और हम जो है आज अपना नया टॉपिक लेके आए हैं। और हमने अभी तक जो है मध्यकालीन भारत में इस्लाम का उदय, भारत पर अरब आक्रमण और अरब आक्रमण के प्रभाव, भारत पे तुर्क आक्रमण जिसमें हमने जो है महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी को विस्तार से पढ़ा था। इसके बाद मोहम्मद गौरी की जो है 1205 में मृत्यु हो जाती है और उसका साम्राज्य उसके 3 गुलामों में बट जाता है, जो हमने कल देख लिया था। अब भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सल्तनत काल की जो है शुरुआत होती है। तो हम देखते हैं कि सल्तनत काल का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है और जो राजवंश हैं, है ना, उन्होंने कितने कितने समय तक शासन किया है और उन राजवंशों के अंदर जो भी शासक हुए हैं उन सभी के बारे में हम जो है विस्तृत यहाँ पे अपन चर्चा करते हैं। तो चलिए हम जो है सल्तनत काल का प्रारंभ करते हैं और सल्तनत काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1206 से लेके और 1526 ईस्वी तक का टाइम है। और इस दौरान भारत पर 5 राजवंशों ने जो है शासन किया है। भारत पर 5 राजवंशों ने शासन किया है। पहला तो है गुलाम वंश, इसको हम एक और नाम से जानते हैं और वो है मामलूक वंश। दूसरे नंबर पे आता है खिलजी वंश। तीसरे नंबर पे आएगा तुगलक वंश। चौथे नंबर पे है सैयद वंश। और लास्ट जो 5वां है वो है लोधी वंश। गुलाम वंश का जो समय है वो है 1206 से लेके और 1290 ईस्वी तक का। दूसरे नंबर पे खिलजी वंश है, इसका जो समय है वो है 1290 से लेके 1320 ईस्वी का। केवल 30 वर्ष शासन रहा है। तो एक प्रश्न तो यहाँ पे यही है कि किस राजवंश ने जो है सल्तनत काल में सबसे कम समय तक शासन किया है, तो वो है खिलजी वंश। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है ये है 1320 से लेके और 1414 तक। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो है सबसे अधिक शासन करने वाला जो वंश है वो है तुगलक वंश। 94 वर्ष तक शासन किया इन्होंने। नेक्स्ट सैयद वंश है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 14 टू 1451 का टाइम पीरियड है इसका। इसके बाद लास्ट है लोधी वंश और इसका टाइम है 1451 टू 1526 तक का। तो ये जो है इनका समय काल है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से रूलर जो है इन वंशों के हैं जिनको हमें पढ़ना है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन्होंने जो है सल्तनत काल में क्या क्या योगदान दिया है अपना, राजनीतिक,
या आर्थिक योगदान क्या क्या रहा है। सबसे पहले जो गुलाम वंश है इसके हमें किन किन शासकों को पढ़ना है मुख्य तौर से, तो देखो एक तो यहाँ पे हमें पढ़ना है सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आएगा कुछ समय के लिए आराम शाह। फिर यहाँ पे जो है एक लंबे समय तक शासन रहता है इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश के बाद में फिर एक इंपॉर्टेंट शासिका आती है और वो है रजिया सुल्तान। हालांकि यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे कुछ लोग और आए हैं बीच बीच में, लेकिन वो कुछ समय के लिए रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक आया है रुकनुद्दीन फिरोज, है ना। कौन आया है? रुकनुद्दीन फिरोज भी आया है बीच में इल्तुतमिश के बाद। फिर रजिया आई है, फिर बहराम शाह आया है, बहराम शाह आया है ना। फिर इसके बाद में एक और आया है यहाँ पे मसूद शाह। फिर यहाँ पे एक और आया है और उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। तो देखिए आप, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद। आप इसको लिखते चले, मैं इसके आगे और भी हैं तो इसी संदर्भ में लिखता चलूंगा मैं, आप लिख लें इसे। एक बार फिर से सुन लें, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद। इसके अलावा है बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स। तो हमें जो है इतने शासकों को यहाँ पे पढ़ना है ना। अब देखो आपने लिख लिया होगा बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं उनको देख लो आप एक बार। ये तो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट में हम पढ़ेंगे तो सभी को, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट भी छांट लेंगे इसमें। जैसे एक तो हो गया हमारा ऐबक, एक है इल्तुतमिश, फिर आएगी रजिया और फिर आएगा बलबन। बस इन लोगों को हमें पढ़ना है, 4 लोगों को विस्तार से। बाकी का केवल हमें इंट्रोडक्शन देखना है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट है खिलजी वंश। लास्ट में होता क्या है यहाँ पे कि भाई जो बलबन का पोता है क्यूमर्स, उसकी हत्या कर दी जाती है खिलजी वंश के संस्थापक के द्वारा, और यहाँ पे खिलजी वंश स्थापित हो जाता है। तो इसके जो प्रमुख शासक हैं वो है एक तो फिरोज खिलजी। फिर यहाँ पे जो है जो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है जहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं वो है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार सुधार है वो बहुत ही अद्भुत है। और आज भी जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है
जो आज भी चलता है, जिनको हम उचित मूल्य की दुकानें कहते हैं, तो आप ये मानिए कि वो अलाउद्दीन खिलजी की ही देन है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका आ जाएगा अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात शिहाबुद्दीन उमर गद्दी पर बैठते हैं और इसके बाद फिर मुबारक खिलजी आ जाते हैं। मुबारक खिलजी, देखिए आप, खिलजी वंश में फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर और मुबारक खिलजी, और इसके बाद में लास्ट जो है वो आ जाते हैं खुसरो शाह। और फिर खुसरो शाह की हत्या करके यहाँ पे तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं गाजी मलिक गद्दी पर बैठते हैं। और इसके बाद में दूसरे महत्वपूर्ण शासक हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, बड़ा ही रोचक विषय है। इसके बाद फिर आता है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है कि इन्होंने जो है जनता के लिए बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, है ना, उनसे भी प्रश्न बन जाते हैं। और यहाँ पे एक शासक आता है नासिरुद्दीन महमूद शाह। तो ये जो है इस वंश का अंतिम शासक है। और हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो यहाँ पे तुगलकों का कैसे पतन हुआ। और इसके बाद फिर जो है यहाँ पे सैयद वंश स्टार्ट होता है। तो सैयद वंश में एक तो हम पढ़ेंगे खिज्र खां, इसका संस्थापक है, और मोहम्मद शाह, और एक है इसमें अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये तीन महत्वपूर्ण शासक हैं इसमें, जिनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट है लोदी वंश। तो आप देखो लोदी वंश के शासक भी हम देख लेते हैं। तो एक तो आ जाएगा यहाँ पे बहलोल लोदी, दूसरे नंबर पे आ जाएगा सिकंदर लोदी, तीसरे नंबर पे आ जाएगा इब्राहिम लोदी। तो भाई ये कुछ प्रमुख शासक हैं जिनको हमें पढ़ना है, और हम इनको जो है एक एक करके शुरू करते हैं। और जिस वंश ने जो योगदान दिया है, जो भी कंट्रीब्यूशन है उनका, उसको अपन एक एक करके समझते चलते हैं। चलिए, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं गुलाम या मामलूक वंश से। पहला टॉपिक आ गया हमारा मामलूक वंश। इसी को हम गुलाम वंश भी कहते हैं, लेकिन गुलाम वंश कहना उचित नहीं होगा। उसके पीछे कारण यह है कि गुलाम का मतलब है कि भाई कोई राजा है
और उसके गुलाम को राजा बना दिया गया, तो भाई वो गुलाम वंश कहलाएगा, चलो भाई गुलाम है। लेकिन जो किसी राजा का गुलाम था, अब ये जरूरी नहीं है कि जो गुलाम राजा बन गया है तो उसकी संतान भी किसी की गुलाम हो, भाई ये तो निश्चित है नहीं। तो इसलिए ऐसे शासकों को जिनके माता पिता तो गुलाम थे परंतु उनकी संतानें गुलाम नहीं रही हैं, इन वंश को हमने मामलूक वंश में कंसीडर किया है। खैर, तो आपको पता ही है मामलूक वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो ये है हमारा 1206 से लेके और 90 ईस्वी तक का टाइम है। और हमें पता है इस वंश का जो संस्थापक है, संस्थापक या जो फाउंडर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मुद्दा यह है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित क्या क्या प्रश्न जो है आपके बन सकते हैं। सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड है, तो वो है 1206 से लेके और 1210 तक का जो टाइम है, ये इसने इतने समय यहाँ शासन किया है। अपन ने कल पढ़ा था कि जो मोहम्मद गौरी है ना, उसके 4 गुलाम थे। एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक यालदोज, एक कुवाचा और एक था आपका बख्तियार खिलजी। तो हमने ये पढ़ा था कि बख्तियार खिलजी की जो है बंगाल में हत्या हो जाती है और बाकी 3 गुलाम जो रहते हैं इनमें से गजनी का शासन मिल जाता है यालदोज को, और सिंध प्रांत का शासन जो है वो कुवाचा को प्राप्त हो जाता है, और जो भारत का क्षेत्र है यहाँ का जो शासन है वो ऐबक को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में जो है शासन संभाल लेता है और अपनी राजधानी स्थापित करता है ये लाहौर में। तो इसकी राजधानी कहाँ बनेगी? लाहौर। ये लाहौर में अपनी राजधानी स्थानांतरित करता है, मतलब स्थानांतरित क्या बनाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी एक शासक के तौर पर शासन नहीं किया, इसने केवल एक सिपह सालार के तौर पर शासन किया है। सिपह सालार मतलब एक सेनापति के रूप में जो है इसने शासन किया है। कभी भी ये अपने आप को इसने सुल्तान घोषित नहीं करवाया। दूसरी चीज है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने साम्राज्य विस्तार भी नहीं किया, कभी साम्राज्य विस्तार नहीं किया। किसी प्रकार का साम्राज्य विस्तार नहीं किया, केवल जो साम्राज्य इसको प्राप्त हुआ था उसी साम्राज्य को जो है ये संरक्षित करने में लगा रहा, क्योंकि इसको ये चीज पता थी कि जो यालदोज और कुवाचा है ये शांत बैठने वाले नहीं है। लेकिन इसने अपनी चतुराई से, अपनी कूटनीति से जो है वैवाहिक नीति का अनुसरण किया। तो देखते हैं इसने क्या किया यहाँ पे। भाई ये है ऐबक। ऐबक ने वैवाहिक नीति अपनाई अपने साम्राज्य को जो है स्थायित्व प्रदान करने के लिए, और इसने अपना जो विवाह है, अपना विवाह किससे कर दिया? यालदोज की पुत्री से। दूसरा, फिर बहन का विवाह किससे कर दिया? बहन का विवाह कर दिया इसने कुवाचा से। फिर पुत्री का विवाह किससे कर दिया? एक गुलाम इल्तुतमिश से।
ठीक है, तो देखिए 3 चीजें हो गई। एक तो इसने अपना विवाह किया यालदोज की पुत्री से, और अपनी बहन का विवाह कर दिया कुबाचा से, तो भाई यालदोज से भी सुरक्षित हो गया, कुबाचा से भी सुरक्षित हो गया। पुत्री का विवाह कर दिया अपने खास गुलाम इल्तुतमिश से, जो कि काफी बहादुर व्यक्ति है। आपको पता ही है यालदोज कहाँ पे है, ये गजनी में है अभी, तो यहाँ का इसका टंटा खत्म हो गया। कुबाचा कहाँ है, ये सिंध में है अभी। और इल्तुतमिश जो है ये है बदायूं, बदायूं पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। ये बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया गया है इसको। तो भाई ये वैवाहिक नीति के द्वारा इसने अपना मामला सेट कर लिया। अब दूसरा मुद्दा ये है कि इसने जो है कुछ चीजें स्थापित करवाई है ना भारत में। एक तो सबसे पहले ये बहुत ही ज्यादा उदार व्यक्ति है, उदार व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा क्या है, उदार व्यक्ति है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, लाख बख्श। तो एक प्रश्न यही आया था कि भाई लाख बख्श किसको कहा जाता है, लाख बख्श। तो ये कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाखों का दान दे देता था, इतना उदार व्यक्ति था कि लाखों का लोगों को दान दे देता था। दूसरा जो है इसने एक मस्जिद स्थापित करवाई जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और इसकी स्थापना इन्होंने 1192 ईस्वी में करवाई थी, जब मोहम्मद गौरी के साथ आक्रमण करने आए थे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो डिजाइन है ये हसन निजामी ने तैयार किया था, हसन निजामी। उत्तर भारत की ये जो है पहली मस्जिद है। अब देखिए अगला मुद्दा है, अगली जो इमारत है इनकी वो है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का आप ये देख लीजिए कहाँ पे है, ये तो ये है दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा ये है अजमेर, राजस्थान में पड़ेगा ये। अब मुद्दा ये है कि इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, तो आखिर ये है क्या? तो ये एक मस्जिद है। अब 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2.5 दिन का उर्स लगता है। उर्स तो आप जानते होंगे, एक प्रकार का जो है मेले जैसा होता है, जो मुस्लिम धर्म के जो भी मौलवी या धर्मगुरु होते हैं उनके यहाँ पे जो भी मजार होती है उस पर लगाते हैं उर्स, एक त्योहार जैसा रहता है ना। तो 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा। अब और क्या किया है भाई अलाउद्दीन ने, क्या नाम इसका, कुतुबुद्दीन ने एक और काम किया, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया इसने। तो मुद्दा ये है कि कुतुब मीनार जो है ये कहाँ पे है, तो ये तो है दिल्ली में। दूसरा है कि कुतुब मीनार की हाइट या कितने माले की है, तो ये 5 मंजिला इमारत है। ये 5 मंजिला इमारत है, जिसमें से जो कुतुबुद्दीन है इसने केवल 4 मंजिल बनवाए थे।
बाकी का जो है इल्तुतमिश ने काम पूरा किया था। अब मुद्दा यह है कि इसकी डिजाइन किसने बनाई, तो ये भी किसकी देन है, हसन निजामी की देन है ये। और कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाई थी, किसके सम्मान में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, तो वो थे इनके गुरु और उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये एक सूफी संत हैं, है ना, ये जो है एक सूफी संत हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक के धर्म गुरु हैं। तो एक तो ये हो गया कि भाई कहाँ पे इन्होंने राजधानी स्थापित करी, कब इनका शासनकाल प्रारंभ हुआ, इन्होंने जो वैवाहिक नीति का अनुसरण किया वो कैसे कैसे किया। दूसरा, इनका एक नाम है लाख बख्श। फिर इनके द्वारा निर्मित कुछ इमारतें हैं जो भारत में जो है आज भी एक ऐतिहासिक धरोहर के तौर पे मौजूद हैं। अब हुआ कुछ यूं, एक दिन जो है ये चौगान खेल रहे थे। चौगान, चौगान मतलब आप समझो हॉर्स पोलो। हॉर्स पोलो जो है ये एक खेल है। तो ये खेल रहे थे घोड़े पे और अचानक से जो है ये चौगान खेलते खेलते घोड़े से गिर गए और घोड़े से गिरने से इनकी क्या हो गई, मौत हो गई। इस प्रकार से 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के पश्चात, जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु के पश्चात राजा की गद्दी अचानक से जो है खाली हो गई। तो वहां पे जो अमीर थे, अमीर होते थे जो राजा के कैबिनेट में शामिल होते थे, उनके मंत्रिमंडल में शामिल होते थे, उसको हम कहते थे अमीर। तो जो अमीर थे उन्होंने आनन फानन में, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की कोई बेटी नहीं है, कोई बेटा नहीं है, इसका कोई पुत्र नहीं है ना, जो इसकी वैध रानियों से हो, तो इनके अमीरों ने आनन फानन में जो है एक दासी पुत्र था, एक दासी पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह। और आराम शाह को जो है गद्दी पर बैठा दिया। तो समझिए आप, जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो अमीरों ने आनन फानन में एक दासी पुत्र को जो है आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। और इस प्रकार से फिर हम अब आराम शाह को देखते हैं कि भाई इसने क्या किया है। तो अगला जो गुलाम वंश का शासक आएगा वो है आराम शाह। आराम शाह जो है एक अयोग्य शासक है, एक अयोग्य शासक है और इसका शासन काल केवल 6 माह तक रहा। इससे परेशान होके और बाकी जो अमीर थे उन लोगों ने क्या किया कि सोचा कि अब आखिर कौन यहाँ पे पद संभाल पाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था, कहाँ का सूबेदार है वो, बदायूं, बदायूं का जो सूबेदार है इल्तुतमिश,
बदायूं का जो सूबेदार है इल्तुतमिश, इसको जो है अमीरों के द्वारा दिल्ली बुला लिया जाता है, दिल्ली बुला लिया जाता है कि भाई आप आ जाओ और यहाँ पे जो है आराम शाह को हटा के और स्थान ग्रहण करो, क्योंकि इल्तुतमिश काफी योग्य है। तो इल्तुतमिश आमंत्रण स्वीकार करता है और आराम शाह से इसकी एक मुठभेड़ होती है जिसमें आराम शाह मारा जाता है और फाइनली इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बन जाता है। तो ये तो बस मैं आराम शाह का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, हमें जो मेन पढ़ना है वो है हमारा इल्तुतमिश। तो देखिए आप इल्तुतमिश को, सबसे पहले तो इल्तुतमिश का समय देख लो आप, वो है 1210 से लेके और 1236 तक का टाइम। दूसरा मुद्दा ये है कि आपसे एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जो इल्तुतमिश है वो सुल्तान बनने के पहले कहाँ का सूबेदार था, तो बदायूं का सूबेदार था। तीसरा मुद्दा ये है कि ये अपनी राजधानी जो है दिल्ली बनाता है, तो लाहौर से कहाँ पे आ गई राजधानी, दिल्ली आ गई। अब हम इसको पढ़ तो रहे हैं दिल्ली सल्तनत के नाम से, तो राजधानी तो सबसे पहले इल्तुतमिश के समय बनी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है ये कौन है, ये है इल्तुतमिश, क्योंकि दिल्ली को इसने राजधानी बनाया। दूसरा मुद्दा है कि इसको एक और नाम दिया गया है, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश किसका गुलाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक का है, और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का था, तो हो गया ना गुलामों का गुलाम। इतिहास में हमें इसकी जाति जो मिलती है वो है तुर्क, तो है ही, लेकिन कौन सा तुर्क है, इलवारी तुर्क। ये कौन सा तुर्क है, इलवारी तुर्क है, और इसका जो पिता है, इसके पिता का नाम है ईलम खान, और ये एक सरदार था। तो इल्तुतमिश जो है ये 1210 में दिल्ली को राजधानी बना के और सुल्तान घोषित कर देता है अपने आप को, और ये जैसे ही सुल्तान बनता है तो ये खलीफा से, जो खलीफा होते थे यानी इस्लाम के जो धर्म गुरु हैं, खलीफा से सनद प्राप्त करता है, सनद मतलब अनुमति, सनद प्राप्त करता है, और सनद ये प्राप्त करता है कि मैं जो है इस्लाम का संरक्षक और जो है मुसलमानों का इस धरती पर राजा हूं, है ना। और खलीफा इसको, इसके सम्मान में इसको एक चीज भिजवाते हैं जिसको कहते हैं क्या, खिलत। इसको एक चीज भिजवाते हैं जिसको कहते हैं खिलत। खिलत मतलब है शाही पोशाक, शाही पोशाक। तो खलीफा इसको सनद देता है और साथ ही साथ में जो है ये खिलत भी भेजता है, शाही पोशाक भेजता है राजा के सम्मान में। और
ये कुछ चीजें जो है स्थापित करता है अपने साम्राज्य के दौरान, कुछ चीजें स्थापित करता है अपने साम्राज्य के दौरान। ये देखो आप क्या क्या स्थापित करता है। सबसे पहले तो ये अपने प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए एक संगठन तैयार करता है और उसका नाम है तुर्कान ए चहलगानी। इसको हम चालीसा दल के नाम से भी जानते हैं। चालीसा दल, अंग्रेजी में इसी को हम कहते हैं 40 कॉप। और ये जो चालीसा दल है, ये इसका कैबिनेट है। ये सबको अपनी अपनी योग्यता के आधार पर जो है विभाग बांटे गए हैं। इसके बाद इसने एक और चीज चालू करी थी और वो है एकता प्रथा। एकता प्रथा में होता क्या था कि जो राज्य की भूमि होती थी, है ना, सैनिकों को युद्ध में लड़ने के बदले में जो है उनको प्रोवाइड की जाती थी। जैसे एक स्थायी कोई सैलरी तो होती नहीं थी सैनिकों की, ना ही उनको कोई वेतन दिया जाता था। होता यूं था कि जितने भी सैनिक युद्ध में भाग लेते थे तो जिस भूभाग पे ये लोग कब्जा कर लेते थे तो वहां पे जो जमीन रहती थी वो सैनिकों को उनके ओहदे के हिसाब से बांट दी जाती थी और उनसे कहा जाता था कि भाई इस पे जो भी उपज हो उसी से तो अपना गुजारा चलाओ। तो मतलब भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था युद्ध के बदले। तो इसी प्रथा को जो है एकता प्रथा कहा जाता है। अब होता कुछ यूं है कि इल्तुतमिश अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए जो है कुछ प्रयास करता है। इल्तुतमिश को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? एक तो खतरा है इसको याल्दूस से, याल्दूस से, और खतरा है इसको किससे? कुबाचा से। इसको खतरा है उलेमाओं से। उलेमा होते थे जो मौलवी वगैरह होते थे, उनसे उनको खतरा है, क्योंकि अगर इनकी बात नहीं माने तो फिर जो है ये जनता में भ्रम फैला देते थे राजा के खिलाफ और जनता चूंकि धार्मिक आवेग में आके और राजा का विरोध करने लगती थी। तो इल्तुतमिश चाहता था किसी तरीके से प्रशासन में किसी प्रकार की जो है दखल अंदाजी ना कर पाएंगे, है ना। तो बस अब देखो यहाँ पे कैसे काम होता है। सबसे पहले तो ये उलेमाओं को प्रतिबंधित कर देता है राजकाज के कार्यों में। राजकाज के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे उलेमा, है ना। अगर करा तो ये फिर दंडनीय अपराध माना जाएगा। हाँ, हम आपकी धार्मिक व्याख्या को मानते हैं। भाई जो उलेमा और मौलवी होते थे ये धर्म की व्याख्या करते थे, इनको अधिकार था धर्म की व्याख्या करने का, और ये ऑब्जर्व करते थे क्या राजा कुरान के अनुसार या शरीयत के अनुसार शासन कर रहा है या नहीं कर रहा है, शरीयत के अकॉर्डिंग शासन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये इनकी देखरेख में होता था। अब लेकिन राजकाज के कार्यों में दखल अंदाजी का जो है इल्तुतमिश ने प्रतिबंध लगा दिया इनके ऊपर। अब उसने सोचा कि अब याल्दूज और कुबाचा को कैसे निपटाया जाए। तो याल्दूज और कुबाचा को निपटाने के लिए जो है एक प्राकृतिक घटना घटती है, नेचुरल सी घटना घटती है। होता कुछ यूं है कि एक छोटी सी घटना घटती है आपके मध्य एशिया में। मध्य एशिया में एक छोटी सी घटना घटती है। अब अपने लिए तो छोटी है, बाकी वहां के लिए काफी बड़ी थी घटना।
यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है बुखारा, और बुखारा का जो शासक है, यहाँ का जो शासक है, राजा है, वो है मंगवर्णी। यही मध्य एशिया के पूरब की ओर एक जगह है जिसका नाम है मंगोलिया। और मंगोलिया का जो शासक है वो है, आपने नाम सुना होगा, चंगेज खान। किसी बात को लेके मंगवर्णी और चंगेज खान में क्या है, विरोधाभास है। चंगेज खान बुखारा पे अटैक कर देता है। चंगेज खान के डर से मंगवर्णी भागता है किस ओर, भारत की ओर। बीच में पड़ता है अफगानिस्तान। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि गजनी में कौन है, गजनी में है आपका यालदोज। मंगवर्णी जब गजनी की ओर बढ़ता है तो यालदोज भागता है सिंध की ओर। आपको पता है सिंध में कौन है, सिंध में है कुबाचा रूलर। कुबाचा भागता है भारत की ओर, और तभी कुबाचा जो है ये सिंधु नदी में डूब जाता है। जब क्रॉस कर रहा होता है तो सिंधु नदी में डूब कर इसकी मौत हो जाती है। ये भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि एक दूसरे से कमजोर हैं ये। सिंधु नदी में डूबकर मौत हो जाती है कुबाचा की। यालदोज ये भारत की ओर बढ़ता है क्योंकि इसके पीछे कौन पड़ा है, मंगवर्णी, और मंगवर्णी के पीछे पड़ा है कौन, चंगेज खान। इसी दौरान चंगेज खान एक मैसेज भेजता है इल्तुतमिश के पास कि अगर तुमने मंगवर्णी को शरण दी तो भारत को जो है मेरे आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। और चंगेज खान बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मतलब इतना क्रूअल है कि मैं आपको अभी चंगेज खान की बायोग्राफी पढ़ाऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पे जो यालदोज है ये भारत की ओर बढ़ रहा है। अब यानी यालदोज भारत की ओर बढ़ रहा है अपनी सेना के साथ, तो ये इल्तुतमिश को खतरा है। तो इल्तुतमिश जो है यालदोज का मुकाबला करने के लिए सेना भेज देता है अपनी। और यहाँ पे इल्तुतमिश और यालदोज के बीच, इल्तुतमिश वर्सेस यालदोज के बीच में एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध। और ये युद्ध होता है 1215 में। इस युद्ध में यालदोज मारा जाता है। फाइनली इल्तुतमिश जीत जाता है और मंगवर्णी जो है ये वापस लौट जाता है। और चंगेज खान भारत में तो प्रवेश नहीं करता, लेकिन सिंध प्रांत तक वो इसका पीछा करता रहता है मंगवर्णी का। तो कई बार प्रश्न आता है कि भाई चंगेज खान भारत किसके समय आया था, तो आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश के समय आया था। और कब आया था, 2222 ईस्वी में। चंगेज खान भारत आया था 1222 ईस्वी में, और उस समय भारत का शासक कौन था, इल्तुतमिश, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है। और इल्तुतमिश के सारे जो हैं दुश्मन समाप्त हो जाते हैं, और ये फिर अपना बंगाल जितना भी क्षेत्र रहता है उन सभी पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। और ये जो है ये महाकाल मंदिर को लूटता है। महाकाल मंदिर को जो है ये लूटता है ये। तो इसकी एक इंफॉर्मेशन है कि भाई इसने जो है क्या क्या किया है ना, और क्या क्या जो है घटनाक्रम हुआ। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण है
कि इसने जो है सिक्का जारी किए थे, 2 सिक्के, एक था टका और एक था जीतल। टका जो है चांदी का सिक्का था और जीतल जो है ये तांबा का सिक्का था। तो हम जो है इल्तुतमिश की आगे की जो जानकारी है वो कल कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब इजाज़त चाहता हूँ। आप अपना जो है इस पर रिस्पॉन्स जरूर देते रहें कि आपके काम आ रही है चीज़ें या नहीं आ रही। धन्यवाद।